मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 12th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दिया था। आइए आज की क्लास में दो डेरिवेशन करेंगे। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है आपका, हेडिंग लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होके जाने वाला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होके जा रहा है एक सिलेंडर से, है ना। तो पासिंग थ्रू ए सिलेंडर, लेकिन ये सिलेंडर रखा कहाँ है, तो इसके सिलेंडर के बारे में बताएंगे। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो सिलेंडर है ना वो कहाँ पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग है, इसे आप लिखें। तो हेडिंग समझ में आई आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो एक सिलेंडर से पास होके जा रहा है। ठीक है, एक सिलेंडर से जो पास होके जा रहा है, और ये सिलेंडर कहाँ रखा है, इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। आइए देख लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, मैंने बता रखा है आपको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पैरेलल, इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट लाइंस के द्वारा। जो फील्ड आप दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में एक सिलेंडर रखा है, तो मान लो सिलेंडर ये है ना, इस तरीके से। ये क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का मीन्स क्या होता है, एक शेप होती है सिलेंड्रिकल, है ना। ठीक है, इस तरीके से जैसे रोड होती है मेटल की, कोई भी, है ना, किसी भी तरीके की रोड हो सकती है। तो ये क्या है, सिलेंडर रखा है, इसके अंदर से ये लाइंस हटा दो। ठीक है, और इधर भी आप ऐसे बना लो सिलेंड्रिकल शेप। बात समझ में आ रही है? तो ये सिलेंडर रखा है, लेकिन इसके भीतर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, लेकिन हमें नहीं दिखेंगी क्योंकि ये अंदर से पास होके जा रही है ना। हम तो सामने से देख रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं दिखेंगी ये। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा है, एक सिलेंडर रखा है। क्लियर है? अब देखो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैंने बता रखा है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई, है ना, डॉट वेक्टर डी ए कह दो या ए कह दो। और स्मॉल एरिया के लिए बात करते हैं तो डी ए कह देते हैं। तो देखो ये जो एरिया है यहाँ पे सिलेंडर के एक्सिस है, मान लो ये, तो यहाँ पे जो एरिया है मान लो इसका, ये कितना है, डी ए। तो आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर आपका इस तरफ हो जाएगा वेक्टर डी ए। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पे भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर, और ये एरिया कितना है, डी ए, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, तो ये वेक्टर डी ए हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और मान लो आप यहाँ पे है एक स्मॉल एरिया, ये भी कितना है, मान लो डी ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सरफेस का कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए। तो आप इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज आप नोट्स के हेल्प से लिख लेंगे। ये लिखना है लेट अस कंसिडर, या क्वेश्चन ही देगा, है ना, नहीं तो लेट अस कंसिडर ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर से पास होके जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो इस सिलेंडर से देखो पास होके जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो जाएंगे, क्योंकि डी ए 3 है ना, तो फाई ई हो जाएगा आपका फाई ई वन प्लस फाई ई टू और प्लस फाई ई थ्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और स्मॉल एरिया के लिए बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ बताएं क्या लगेगा, फॉर्मूला सबके लिए सेम हो जाएगा। फॉर्मूला यही होता है, ए आ जाता है लेकिन यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो डी ले रखा है, इधर भी चाहे आप डी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी फाई E1 है ना। डी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फॉर्मूला तो सबका सेम हो जाएगा ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। पढ़ के आए हैं आप 11th क्लास में। तो देखो इसके लिए लगाओ, ठीक है ना। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रखा है ना। तो फर्स्ट के लिए करोगे आप, देखो वेक्टर ई की डायरेक्शन उस तरफ है और वेक्टर डी ए की डायरेक्शन इस तरफ है। तो एंगल कितना हुआ, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 180। क्लियर है। यहाँ देख लो वेक्टर डी ए और वेक्टर ई इस तरफ है ना, इनके बीच 90 डिग्री है। तो यहाँ आ जाएगा ई डी ए कोस 90 डिग्री। और फिर यहाँ के लिए देखो वेक्टर ई भी इस तरफ है, वेक्टर डी ए भी इस तरफ है, दोनों पैरेलल है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस 0 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो फाई ई जो है आपका हो जाएगा कोस 180 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 80 -1 होता है ना। तो ये जाएगा माइनस ई डी ए प्लस कोस 90 0 होता है और ये ई डी ए कोस 0 क्या होता है 1। तो देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाई ई निकल के आया आपका वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सिलेंडर प्लेस्ड इन, कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हैंस करके आप लिख देना, हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सिलेंडर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कितना होता है, 0 होता है। याद भी रखेंगे लेकिन मैंने प्रूफ करके बता दिया है कैसे 0 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या, और फिर है ना अच्छे से नोट्स बनाते चलो। तो ये क्वेश्चन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है। एक साइंटिस्ट हुए गोस, है ना। तो उन्होंने एक थ्योरम दी, उस थ्योरम को गोस थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। तो हेडिंग डालें आप गोस थ्योरम। हेडिंग है आपकी गोस थ्योरम, ठीक है। देखो गोस की थ्योरम आपको पढ़नी है। क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू होता है, ये फॉर्मूला आया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इस तरीके से आया था ना फॉर्मूला। तो ये तो बाय डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। लेकिन गोस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से तो निकाला ही जा सकता है। साथ में उन्होंने एक फॉर्मूला और दिया, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है आपका, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर तो है ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके बराबर भी है, किसके, 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये जो थ्योरम है आपकी, इसे ही गोस थ्योरम कहा जाता है। ये तो बाय डेफिनेशन था, यानी गोस थ्योरम शॉर्ट में यदि लिखना चाहें आप एक्सप्रेशन, तो ये आपका एक्सप्रेशन है गोस थ्योरम का, ये, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू गोस, जो गोस साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार क्या बात कही गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होके जा रहा है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है, किसका, चार्ज का। और चार्ज कौन सा है, जो सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम बना देता हूं। तो कोई भी सरफेस हो सकता है ना, कोई भी सरफेस, तो कोई भी सरफेस है, मान लो इसका एरिया कितना है ए, और इस पर जो चार्ज है, मान लो इस पर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू, जो इसके सेंटर पर रखा है। सेंटर पे चार्ज दोगे
तो इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। ये चार्ज है ना, तो पूरे सरफेस पर चार्ज कितना है, Q। यानी इस सरफेस के द्वारा जो घिरा हुआ चार्ज है वो कितना है, Q है। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। देखो मैं लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट, है ना। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं और स्टेटमेंट के बाद आपको प्रूफ की बात करनी है, ठीक है। यानी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको करने हैं। आपकी थ्योरम इस प्रकार से आती है, स्टेट एंड प्रूव गोस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा ये देखना है। तो यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होके जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होके जा रहा है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड, और सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है यानी बंद है बिल्कुल, एनी क्लोज्ड सरफेस। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी फाई ई का मीन्स है अभी तक ये। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई जो पास होकर जा रहा है किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसके बराबर होता है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट है ना, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है एप्सिलॉन नोट। तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट टाइम्स, एप्सिलॉन नोट टाइम्स, और एप्सिलॉन नोट टाइम्स किसका है, देखो ये एप्सिलॉन नोट टाइम्स नहीं है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स है ना। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ द चार्ज, यानी एप्सिलॉन नोट गुना है। तो एप्सिलॉन नोट गुना किसका है, चार्ज का, तो ऑफ द चार्ज। और चार्ज कौन सा है आपका, चार्ज वो है जो इस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है। तो ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड समझते हैं आप लोग, एनक्लोज्ड माने घिरा हुआ। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर है। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका जो पास होकर जा रहा है किसी क्लोज्ड सरफेस से, वो किसके बराबर है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स के बराबर है ना। यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स यानी इतने गुना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना है किसका, चार्ज का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी क्लोज सरफेस से पास होके जाने वाला, वो किसके कितना गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होता है उस चार्ज का जो चार्ज इस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है। तो स्टेटमेंट मैंने आपको कराया। आइए स्टेटमेंट के बाद हेडिंग डालें प्रूफ। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बाद किसकी बात करेंगे, प्रूफ की। और प्रूफ में आपको डायग्राम भी बनाना है। तो प्रूफ में डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम देखो दिख रहा है आपको। तो इसका एरिया ए है और ये मान लो आप एक तरीके से स्मॉल एरिया, जिसे आप क्या मानते हैं, डी ए। ये स्मॉल एरिया मान लो कितना है, डी ए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, कोई सा आप पी मान सकते हो। क्लियर है। इसे भी आप इस तरीके से मिला दो, है ना। और ये आर हो जाएगी आपकी रेडियस, और ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी पर आपको पता है जो डी ए है, वेक्टर डी ए, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने सरफेस के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो डी ए और वेक्टर ई के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बस जैसा इसमें दिख रहा है वैसे ही आपको लिखना है। आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एरिया कैपिटल ए, ठीक है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द सरफेस, प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है
तो एट पॉइंट P, फिर लिखना एट पॉइंट P द एंगल बिटवीन वेक्टर DA एंड वेक्टर E इज थीटा। इसके बाद देख लेते हैं देन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो इतना आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा है, जो इस क्लोज्ड सरफेस से, पूरे क्लोज्ड सरफेस से पास होके जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, पहले स्मॉल के लिए, स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो कंप्लीट के लिए आ जाएगा। तो ये आएगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, है ना, स्मॉल एरिया से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आप निकाल रहे हैं ना। स्मॉल एरिया कितना है, DA। तो देखो क्या करेंगे, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई E बराबर क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, यही तो होता है, ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। बात समझ में आ रही है। अब देखो हमें प्रूफ वो करना है, यानी ये लेके चल रहे हैं और उधर वो आ जाना चाहिए। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, और E की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो E की जो वैल्यू है वो इससे पहले ही चाहे आप लिख सकते हो, E की वैल्यू क्या होती है, यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट चार्ज ही तो रखा है सेंटर पे, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण जो R डिस्टेंस पर क्या है, पॉइंट P है, R डिस्टेंस यहाँ लिख लो। तो R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वेक्टर E, यानी E, और उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 डाल लो, इसकी हेल्प लेंगे है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो, फाई E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और ये DA है और ये cos थीटा है। तो जो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो आइए बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है ना, Q भी क्या है, कांस्टेंट है, तो भीतर बचेगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ये बताया था मैंने आपको किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा होगा आपको यदि पढ़ते हैं तो डेली, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका है, मैंने बताया था ये है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। तो सॉलिड एंगल को d ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस फॉर्मूले में d ओमेगा के बराबर था, तो लिख देंगे बिकॉज d ओमेगा किसके बराबर होता है, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो देखो डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और इंटू ओमेगा। क्लियर है। और ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ओमेगा की वैल्यू होती है, जब सॉलिड एंगल पढ़ाया था 4 पाई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और इंटू 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू रखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपका जो फाई E आया वो कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये प्रूफ हो तो गया, यही तो प्रूफ करना था आपको, प्रूव्ड है ना। तो ये आपका जो गोस थ्योरम थी उसका क्या था, ये आपका प्रूफ था, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए अच्छे से, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। इसे बुक से भी पढ़ के देखना, PDF नोट्स के हेल्प से अपनी नोट्स बना लेना, वीडियो क्लास और PDF दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। साथ साथ याद करते चलिए, फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।